नमस्कार। आप देख रहे हैं द डायलॉग का ये लाइव चौपाल। आज आप आश्चर्य में होंगे कि आज चौपाल पर हमारे चिंतक विचारकों की आज संख्या बढ़ी है और भी मित्र जुड़ने वाले हैं। स्वयं के प्रति अनुशासन और समाज के प्रति जिस अनुशासन की अपेक्षा करते हैं, राजनीतिक दलों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से जिस अनुशासन की हम अपेक्षा करते हैं, आज स्वयं के अनुशासन कितना जरूरी है। विचार करने में भी, व्यवहार करने में भी, सपना देखने में भी कैसा अनुशासन हो। तो मुझे लगता है कि द डायलॉग की जो हम लोगों ने शुरुआत की थी, जो सदिच्छा थी हम लोगों की कि 21वीं सदी की यातना को जब भी देखा जाएगा तो शायद द डायलॉग की बहस सामने आ खड़ी होगी, ऐसी अपेक्षा थी। और इस जज्बात के साथ हम लोगों ने मिलकर के द डायलॉग की शुरुआत की है। एक ऐसे समय में जब सारी चीजें नियंत्रित हो, चालाकी, झूठ और खोखली समझ और चमक से सारी जगह को भर दी गई हो, तो मुझे लगता है कि यह चौपाल एक अनभय सच के साथ खड़ा हो। एक दूसरी अपेक्षा हम लोग की रही है इस इनिशिएटिव को लेकर। इसकी बात मुझे कहना है कि सत्ता की ताकत और हिंसा में निरुपाय दमित आम जन के दारुण दैनंदिनी बने यह चौपाल, और यह चौपाल भ्रम और सम्मोहन की रात में विवेक और मनुष्यता की सुबह की तरह खड़ी हो। एक न्यूनतम जरूरत हम लोगों ने तय किया था। बहुत सारी बातें की जा सकती है, सभी साथी के अपने अपने सपने हैं, अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी अपनी दुश्वारियां भी है। तमाम विसंगतियों के बीच भी, विडंबनाओं के बीच भी हम समाज के लिए क्या बेहतर सोच सकते हैं, हमारे सपनों का समाज क्या होगा, हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, यह एक आज संवेदनशील सभी साथियों से हमने बातचीत की है दिन भर। हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, हम अपने भीतर के आग्रह को बाहर निकाल करके, वह आग्रह विचारों का हो सकता है, वो समझ का भी आग्रह हो सकता है। जब विचारों के स्तर पर हम आग्रही होंगे और अपनी बात को अंतिम सच मान करके आत्ममुग्ध होंगे। आत्ममुग्धता भी खराब नहीं है, लेकिन असीम आत्ममुग्धता खतरनाक है। हम अपनी कुंठा को बाहर करते रहेंगे, अपनी समझ को भी अंतिम समझ मान करके चलते रहेंगे, जबकि हमारे यहाँ विज्ञान हो या परंपरा, कहीं भी एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात नहीं कही गई है विज्ञान में भी। और हम लोग कहते हैं कि नेति के बाद हमारे तत्व चिंतन में भी, जब हमारे मनुष्यों, हमारे विचारकों ने कहा है कि कोई भी अंतिम सत्य नहीं है, आप जो समझ रहे हैं यह अंतिम समझ नहीं है, यह सच का टुकड़ा हो सकता है, यह सत्यांश हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम भी इतने आग्रही होते हैं, उसको अंतिम समझ मान करके चीजों को सामने रख रहे हैं। और मैं बार बार कहता रहा हूं, दास्ता चाहे बंच ऑफ थॉट की है, पाकजन्य की हो या अन्य दास कैपिटल की हो, दास्ता दास्ता है। कभी हम दास कैपिटल को छोड़ करके बंच ऑफ थॉट पर चले जाते हैं, कभी बंच ऑफ थॉट को छोड़ करके दास कैपिटल पर चले जाते हैं। यह तो पुस्तकों की यात्रा है। हमारी प्रतिबद्धता कहां है, हमारी प्राथमिकता कहां है? आज निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 1 मिनट, मुझे 4 मिनट में 5 मिनट मेरे लिए है, मैं 1 मिनट में अपनी बात करता हूं कि घर में चोरी हो रही है, 4 भाई मौजूद हैं, 3 भाई सोए हुए थे, एक भाई जगा हुआ था। वो यह सोच रहा था कि सभी जब तक नहीं जगेंगे तब मैं क्यों चिल्लाऊंगा। चोर को सुविधा और समय मिला और सारा सामान लेकर के चला गया। जब भोर हुआ तो लोगों ने पूछा कि आपके घर में चोरी कैसे हुई? एक भाई ने कहा कि मैं तो जगा हुआ था, लेकिन मैं चिल्लाया नहीं क्योंकि सब सोया हुआ था। सारा समाज उसको दोष देगा जो अपने को जगा हुआ कह रहा था, अपने को चेतना से जुड़ा हुआ कह रहा था, कहेगा कि जो सोया हुआ तो वह तो मरा हुआ था, उससे मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी। लेकिन जो जागृत समाज है, तुम तो जगे हुए थे, तुमको तो चिल्लाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात की शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि हमसे लोगों की अपेक्षा है, यह जिंदा जमात है, विवेकशील
जमात है, इनके पास संवेदना है और समाज को बेहतर बनाने के संकल्प भी है और सदा संहिता भी है। मैं 5 मिनट, मेरा वक्त समाप्त हो चुका है। आज सभी साथी 5-5 मिनट बात रखेंगे। जो बचा हुआ समय होगा उस पर जो हम लोग समय समाप्त करेंगे। मुझे सीधे तौर पर, क्योंकि आज डॉक्टर योगेंद्र दास से मेरी बातचीत हुई थी, हम लोग को क्या करना है? अगर यह भी उस भीड़ में जा करके यह भी एक संख्या होगी, यह व्यूज जमा, ना कोई व्यूज आवे, एक भी ना देखे, एक भी लाइक ना करे, कोई पसंद ना करे, लेकिन इस वक्त में सच को सच कहने की अगर हिम्मत ये चौपाल जुटा ले तो एक बड़ा काम हो जाएगा। मैं सीधे तौर पर अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं और चौपाल की शुरुआत हम चाहते हैं कि डॉक्टर योगेंद्र बहुत ही संवेदना के साथ, आज भी 1 घंटे तक बातचीत हुई कि क्या करना है, क्या अपने सपनों का समाज होगा। मुझे लगता है डॉक्टर योगेंद्र अपनी बात रखेंगे, 5 मिनट में हम लोग बात को पूरा करेंगे। जी। सभी साथियों को नमस्कार। मुझे ये लगता है कि 70-75 वर्षों के लोकतंत्र में जनता एक बोर्ड बन गई है, जबकि जनता एक जीवित इकाई है। धड़कता हुआ दिल है, उसके अपने विचार हैं, लेकिन उनके विचारों का, उनकी जरूरतों का, उनके सपनों का ध्यान सत्ता को जितना होना चाहिए था वो नहीं है, जबकि जनता ही उसको एक कार्यभार देती है कि भाई आप जो है हमारे लिए ये सब करिए, वो नहीं करती है। तो लोकतंत्र में जनता एक वोट नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। लोकतंत्र में जनता किसी भी प्राइम मिनिस्टर से, किसी भी मुख्यमंत्री से कमतर नहीं है, वो बराबर है। प्रधानमंत्री का वोट और हमारा वोट बराबर है, दोनों में अंतर नहीं है। एक गली में रहने वाला आदमी और पढ़ा लिखा जो आदमी है उसका वोट बराबर है। ये सोच समझकर ये अधिकार दिया गया है, लेकिन हम सारे लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि जो सत्ता में होता है बहुत बड़ा होता है, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। संसद सुप्रीम होती है, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा होता है, मुख्यमंत्री बहुत बड़ा होता है। अरे भाई, इस तरह के सत्ताधारी लोग आते जाते रहते हैं, इतिहास में वही रहता है, वही गांधी रहते हैं, वही अंबेडकर रहते हैं, वही मार्क्स रहते हैं, वही लोग रहते हैं जो सत्ता में नहीं रहे, तब भी रहे पूरी ताकत के साथ। इस बात को समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम जो डिबेट करते हैं वो डिबेट क्यों कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं, क्या फायदा है इससे? अगर हम उन्हीं चीजों को दोहराना चाहते हैं जो यूट्यूब में चल रहा है या चैनल में चल रहा है, तो क्या मतलब है इसका? अगर रास्ते की तलाश नहीं है नई, तो फिर हम इसकी जरूरत क्यों है? आज सत्ता हो या विपक्ष हो या सत्ता हो, दोनों हमाम में नंगा है। दोनों जो है भ्रष्टाचार को अपनाए हुए है, उसके खून और रग में है, इस राजनीति में है। अगर उसी का बात करते रहना है कि इधर से इधर, इधर से इधर करना है, तो करते रहिए, क्या अंतर पड़ने वाला है? राहुल गांधी जी भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो पद्धति है, उनके जो नेता हैं, जिस तरह के हम तो देखते हैं, भागलपुर में तो कांग्रेसी उम्मीदवार, यहाँ कांग्रेसी ही होंगे लोकसभा के उम्मीदवार, तो जो देखते हैं, अगर उनका शिक्षण दीक्षण प्रशिक्षण नहीं होता है, बेहतर समाज का एक सपना उसके पास नहीं रहता है, तो फिर बीजेपी से भाग के कांग्रेस में, कांग्रेस से भाग के यहाँ से वहां, क्योंकि उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। वैचारिक प्रतिबद्धता है ही नहीं, कोई सपना ही नहीं है। सपना सिर्फ इतना ही सत्ता में पहुंच जाना है। तो अगर कांग्रेसी लोग भी बीजेपी को बुला करके उसके जो सांसद, जो जिसको टिकट नहीं मिला उसको टिकट दे रहा है, उसको ये टिकट दे रहा है, तो कौन सा है? दोनों का तरीका तो एक ही है, दोनों पैसा खर्च कर रहा है। दोनों के और भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वह भी अपने उम्मीदवारों को, उन उम्मीदवारों को तलाश कर रही है जो पैसा, जिसके पास पैसा है वह राजनीति में रहेगा, वही उसको। तो वहां जो देख रहे हैं, जो खुली आंखों से देख रहे हैं, हम किसी के पक्ष में क्यों जाए? क्योंकि चुनाव आता है तो वोट करना होता है, तो एक देखा जाता है कि बड़ा शत्रु से जो छोटा शत्रु है उसको हम वोट देंगे तो हमारा देश कुछ कम से कम, जिस तरह का दौर है। हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, हम बीजेपी की राजनीति के खिलाफ है, एकदम स्पष्ट है। वोट भी करेंगे तो उसके खिलाफ ही वोट करेंगे, ये भी स्पष्ट है। लेकिन जिसको हम वोट कर रहे हैं वो ऐसा नहीं मान रहे कि ये सुप्रीम है और इसकी बहुत कर देगा, एकदम से दुनिया बदल देगा और एक बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वो नहीं आएगा।
इन्हीं लोगों ने मिलकर जनता को एक वोट बनाया है। इसलिए हम सारे लोग खुली आंखों से वर्तमान को देखें, भविष्य का जो चिंतन है क्या करें हम सब, क्या रास्ता है या रास्ता नहीं है। अगर इस चुनाव में भी यही हो जाए कि भाई सत्ता ये कर दे कि 5 जगह मीटिंग होगी, सभी उम्मीदवार वहां रहेंगे, अपनी अपनी बात कहें, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। इतने 15-20 दिनों में आप कुछ नहीं करेंगे, हम इंतजाम करेंगे आपका, आपके वोट के विचारों का प्रसारण होगा और उसके बाद कुछ नहीं होगा, आपको चलना फिरना एकदम नहीं है। क्योंकि जो बंटवारा है, जैसे सब कुछ चल रहा है, कोई रास्ता, कोई नया रास्ता ढूंढे। जरूरी नहीं कि ये बात सही हो, लेकिन एक रास्ता अगर आप नहीं तलाशते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि हमको ये होगा और ये होगा, तो ये कोई मतलब सही बात नहीं है। 5 मिनट मेरी बात हो गई है। जी मनोज जी, डॉक्टर योगेंद्र ने बात को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल 5 मिनट में कंक्रीट क्या हम सपना देखते हैं, क्या रास्ता है हमारे पास में, या केवल वाचन के स्तर पर अपनी चीजों को समाप्त कर लेंगे, क्या रास्ता निकल सकता है? क्योंकि बहुत गंभीर है आज बात करने के लिए। देखिए, आज मुझे लगता है कि मतलब उसको मैं क्या कहूं कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड तरीके से लग रहा है बात हो रही है। मुझे लगता है कोई टॉपिक सामने नहीं रखा आपने, कुछ चिंताओं को सामने जाहिर किया। तो जो हमने अब तक जो आपके विषय प्रवेश और योगेंद्र जी के बातों से जो मुझे लगा कि कौन सा मार्ग अपनाया जाए और किस बात को आगे कहा जाए, तो देखिए टाइम एंड अगेन, जहां तक मेरा अपना मानना है तो मैंने तो ये लाइन हमेशा अपने लेकर के रही है कि हर सही को सही और हर गलत को गलत कहना ही बौद्धिकता है, और हर हाल में सत्य का रहस्योद्घाटन होना चाहिए। यही हमारा मुख्य जो है प्रतिपाद्य है। और तीसरा, विचारधाराओं के संघर्ष में मुझे लगता है कि सबसे संतुलन का मार्ग मध्यम मार्ग है। क्योंकि क्या है कि गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज के बीच में होता है, शरीर की बात करें तो नाभि में होता है। तो ऐसे ही कोई भी जो मध्यम मार्ग होता है, चाहे गौतम बुद्ध ने जो प्रतिपादन किया कोई वैसे नहीं किया, तो अगर और इसको तरीके से अगर हम लें तो हम ये कहेंगे कि 2 लाइन अगर होती है कि कोई इस लाइन पर बात कर रहा है, कोई इस लाइन पर, तो हम बराबर कहते हैं कि बिटवीन द लाइन बात होनी चाहिए। और जो अलग अलग नैतिकताओं के और अलग अलग चीजों के सवाल उभरते हैं, तो ये उपदेशात्मक तरीके से ना होकर बिल्कुल इसकी एक कोड ऑफ एथिक्स होनी चाहिए, और उसी की तरीके से सारा स्टेट क्राफ्ट होनी चाहिए, उसी तरीके से सोसाइटी चलनी चाहिए, उसी तरीके से हर इंस्टीट्यूशन चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि दरअसल यही आदर्श स्थिति भी है, और कमोबेश समाज भी उसी राह पर हमें लगता है चलता भी है। अब चूंकि इन सारी चीजों को लेकर के कोई ऐसा सवाल हो तो फिर सवाल को लेकर के बात किया जाए, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम जो जनता की जो है, कल भी बात हुई थी और आज भी बात हुई है, तो मुझे लगता है कि इसमें ये कोई कहने की चीज है कि जनता अंतिम फैसला करेगी। यह भी एक पॉलिटिकल जो है ना, एक करेक्टनेस वर्ड है जो आमतौर पे पॉलिटिशियन बोलते हैं कि जहां जनता भी कई जगह कटघरे में खड़ा होती है, लेकिन पॉलिटिशियन भूल से भी नहीं कहता कि जनता ने ये गलती की है। लेकिन अगर जो सच्चा नेता होगा वह जनता को पब्लिक फोरम पर डांटेगा और कहेगा कि तुम गलत राह पर चल रहे हो, सही राह पर चलो, क्योंकि हम तुम्हें एक सन्मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। तो ये मैंने कल भी कहा कि कौन पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहती है कि हम जनता की दिशा में नहीं चलेंगे। अरे भाई, आप जनता का इतना वो दे रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं। मेरा सीधे सवाल है कि जिसको आप पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, जनसेवक, क्या वो जनसेवक आपका सेवक है? जो पूरा जो शासन तंत्र का जो प्रैग्मेटिज्म है वह आपके मालिक के मालिक के मालिक का मालिक होता है। और चूंकि डेमोक्रेसी के एक केमिस्ट्री बनी हुई है कि याचक के रूप में हमेशा कैंडिडेट आता है जनता के सामने, तो वह भी पॉलिटिकल करेक्टनेस वर्ड में कहता है कि हाँ, जो आप कहेंगे वो सही है। और
वही उसके जनसेवक का पॉलिटिकल मास्टर होता है। उसकी अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल मास्टर के प्रति है, जनता के प्रति तय नहीं की गई है। मेरा अपना एजेंडा कहता है कि जनसेवक को भी जनता के प्रति अकाउंटेबल बनाओ और उसे भी हर तरीके के अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तय करो, तब उसको लगेगा कि हम मेन स्ट्रीम में हमारी भी जनता के प्रति जिम्मेवारी है, हम केवल पॉलिटिकल मास्टर के प्रति जिम्मेवार नहीं है। तो आपको एक नहीं अनेकानेक चीजों में बात करनी होगी, काम करना होगा और उन सारे मिथकों को और नैरेटिव को तोड़ना होगा जिसकी घिसी पिसी लीक पर सारा लोग चल रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी चले, चाहे पॉलिमिक्स के लोग चले, चाहे इंटेलिजेंसिया चले। कई चीजें अच्छी भी हो रही हैं। और तीसरी बात कि जो बार बार विमर्शों में कहा जाता है कि हमारी सहमति है तो हमारी असहमति है। देखिए, असहमति और सहमति का ये कोई बुद्धि विलास का मंच नहीं होना चाहिए। आपको ये बताना होगा कि मेरा ये लॉजिक, मेरा ये नैरेटिव आपसे ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा ट्रूथफुल है, ज्यादा प्रो पब्लिक है और ये लार्जर सेगमेंट के लार्जर इंटरेस्ट में काम कर रहा है। यहाँ कोई विचारधाराओं का झंडा उठा करके उसकी ब्रांडिंग की लड़ाई हम लोग न लड़ें। विवेक, बुद्धि और कौशल से यह साबित करें कि हमारा ये प्रोपगेशन व्यापक इंटरेस्ट में है, उसमें कोई पैतरा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई पॉलिमिक्स का छल बल नहीं होना चाहिए, पूरा सच्चाई से वो उवाच होना चाहिए। बाकी जनता को बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि बड़ी है, अरे वो तो सर्वोच्च है। जब जनता जनार्दन और क्या बोलते हैं दरिद्र नारायण का जब कॉन्सेप्ट आ गया तो ये चीज दोहराने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, ये तो सेल्फ प्रूवन ट्रूथ है। जी मनोज जी, जी मनोज जी, बिमल जी आप आ जाए। जी, कोई भूमिका नहीं बनाना है, मैंने कह दिया है। जी हमने कहा निविड़ जी कहाँ चले गए? ओ छोड़िए बात को, कौन आए गए छोड़िए, आप अपनी बात रखिए सर। अच्छा, छोड़ दिया। ऐसा है कि विषय आपने की जो रखा है वो है कि व्यक्ति का समाज के प्रति, भावी समाज के प्रति सपना, और उस विषय को 5 मिनट में आदमी को कहना है ना। तो पहली बात तो ये, एक सपना जो होता है उसको अगर 5 मिनट में व्याख्यायित किया जाएगा तो उसके 2 पार्ट कर लो। एक पार्ट कर लो दूरगामी सपना और दूसरा पार्ट कर लो फौरी सपना। फौरी तौर पर क्या किया जाएगा, वो दूरगामी जो हमारा लक्ष्य है उसका एक केवल पार्ट एंड पार्सल। अब दूरगामी सपना क्या होना चाहिए, या क्या है, या क्या हो सकता है, या क्या रहा है। तो 10,000 साल से मानव जाति का एक ही सपना दूरगामी रहा है, इंसानी गैर बराबरी की लड़ाई 10,000 साल पुरानी है। जिस गैर बराबरी से संघर्ष करने का मतलब क्या है, उच्च जातियों निचली जातियों में जो घृणा है, जो हिंसा है, जो उन्हें दबा के रखा जाता है, वो खत्म हो। स्त्री का दमन खत्म हो। अमीरत और गरीबत में अमीरों का शासन खत्म हो और एक समतावादी समाज ऐसा बने जो रोटी रोजी की चिंताओं से मुक्त हो और इतना उत्पादन हो कि सब लोग अपनी आवश्यकता भर का अपना ले सकते हो और जितनी उनकी इच्छा हो उतना काम कर सकते हो। इस तरीके का तो एक दूरगामी लक्ष्य मनीषियों ने वैदिक काल से लेकर और आज तक लगातार मानव जाति का सपना रहा है। लेकिन गैर बराबरी, इंसानी गैर बराबरी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए फौरी तौर पर हजारों बार हजारों तरीके की बाधाएं आई हैं। पहले समाज में दास प्रथा थी, खत्म किया मानव जाति ने उसको। सामंतवादी प्रथा आई, राजा और प्रजा वाली, उसको भी मानव जाति ने खत्म किया। अब ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई है। इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी केवल कैपिटलिस्ट सोसाइटी के रूप में नहीं आई, वो एक भारी भरकम इस तरीके का तो पहले भी होता है कि जनता से वोट लेकर, जनता से हाथ जोड़कर, जनता के पैर छूकर, जनता को लुभावने सपने दिखाकर
जनता से सत्ता लेते हैं और जनता के ऊपर शासन करते हैं। इसी को नौकरशाही कहते हैं। और यही अर्थ हम लोगों ने आज तक सत्ता का और प्रजा के बीच के रिलेशन का देखा है कि क्या है कि जो हमारे ये शासक हैं जनता से शक्ति लेकर जनता के ऊपर शासन करते हैं। और लेकिन आज की परिस्थिति क्या है, आज का फौरी काम क्या है? फौरी सपना ये है कि जो इस व्यवस्था में भी विकृति आ गई है, जिससे प्रगति के हर दर्शन को, प्रगति के किसी भी मार्ग को, प्रगति की किसी भी चेतना को अवरुद्ध करके और उसके खिलाफ एक काला अंधेरा मानव जाति के समक्ष बनाया जा रहा है। चाहे वो पर्यावरण का प्रश्न हो, इंसान और जलवायु के बीच का प्रश्न हो, चाहे वो स्त्री का प्रश्न हो, चाहे वो दलित का प्रश्न हो, चाहे वो गरीबी का प्रश्न हो, चाहे वो किसी भी तरीके का महंगाई बेरोजगारी का प्रश्न हो, सबका समाधान उन घृणात्मक आपसी विद्रोह, आपसी वैमनस्य और वैर भाव में ढूंढा जा रहा है, जिसमें इंसान इंसान से लड़कर इंसान का खून बहाए। तो फौरी तौर पर हमारा काम क्या बनता है कि भैया इससे तो वही अच्छा है, फौरी तौर पर हम बाद में अपने बड़े सपने के लिए लड़ेंगे, लेकिन उस लड़ने के लिए जो माहौल होता है उस माहौल को तो हम हासिल करें। तो वो जो चीज है आज के दिन दूरगामी सपने के लिए हमें अपने फौरी सपने को पूरा करना पड़ेगा। और वो फौरी सपना केवल इतना है कि ये गैर मानवीय घृणित काली जो मानवता की काली परछाइयां हैं, स्याह अंधेरे हैं, उस तरीके की अंधेरी रात से हम अपने समाज को, अपने इर्द गिर्द को निकाल कर और कम से कम उस रास्ते पर लावें जहां सूरज की रोशनी दिखाई देती हो। इतने ही कहूंगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये दया जी, सीधे तौर पर हम लोग ये है कि हम लोग जब बैठे हैं इस चौपाल में, क्या किसी रास्ते की समझ, बार बार मैं रिपीट करता हूं ताकि बातें कुछ हो। जब 5 विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं तो हम नहीं कर रहे कि समवेत स्वर अभी हो जाए, लेकिन कोई स्वर तो पैदा हो, आशा तो पैदा कर सके कि यहाँ जो है हमको दिशा मिल सकती है। इस घोर तिमिर में कोई आशा की किरण यहाँ से कोई पैदा हो सकती है। किस लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, क्यों चर्चा करते, क्यों समय वेस्ट करते हैं? भड़ास निकालने के लिए, अपनी बौद्धिक कवायद करने के लिए। एक बात मैं कह करके मैं बात करना चाहूंगा, अगर बहुत बढ़िया बोलने से अगर परिवर्तन की बात होती तो नाना पाटेकर इस दौर का सबसे बड़ा लोकनायक वही होता, या भजन गाने से संत होता तो भारत का महान संत अनूप जलोटा ही होता, क्योंकि बढ़िया गाने के लिए आता है। बढ़िया शब्द का इस्तेमाल करना और एकदम पद्यात्मक गद्य का निर्माण करना, इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारी समझ की टूटी फूटी बात हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी समझ एक रोशनी कैसे बनेगी, इस चिंता के लिए आज बैठे हुए हैं। दया जी। बाबा, बात यह है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने अपनी बात कही। सवाल ये है कि एक तो दलदल की राजनीति ने हम सबको बांटा है, बहुत बुरी तरह बांटा है। फिर हमारी कोशिश रहती है कि इन सब दलों को हम इकट्ठा करें, इकट्ठे किसी मुद्दे पर करें, और इसी पर हमारा सारा समय लग जाता है। अगर ब्रिटिश का भी फार्मूला हमने लिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, तो वहां भी 2 पार्टी बनी, और यहाँ तो पार्टियों का झुंड है, और कितनी पार्टियां बन जाए, एक की तरफ दूसरी, दूसरी की तरफ तीसरी। मैं इतना समय इस पर लगाना नहीं चाहता। एक बार जब आपसे हमारी चर्चा, जब मैं 2018 का चुनाव अलवर में, तो जो पहला पर्चा आपके साथ बैठकर तैयार किया था, तो हमने सोचा था कि ये दलदल की राजनीति से हमें ऊपर उठना चाहिए। और मुझे खुशी हुई कि हमने उस बात को लोगों के सामने रखा, और लोगों ने उस बात को पसंद भी किया। वो हो सकता है या नहीं हो सकता, वो अलग बात है। फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कोई रास्ता ऐसा निकले, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ही रहे,
पर इसमें ये जो दलों के जो कारपोरेट ऑफिस बन गए हैं और इन कारपोरेट ऑफिस का कोई लोकतंत्र नहीं रहा, या तो नीचे से लेकर ऊपर तक लोकतंत्र होता, चुनकर आते तो हमारी जनता की बात कर सकते। अब ये जनता की बात कैसे करेंगे, ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये मैं ये भी समझता हूँ कि आज के हालात में हम लोगों को क्या करना चाहिए। आज हम बहुत ऐसे जो 2024 का हम ये मानकर चले हैं कि ये चुनौती है देश के लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो हम और आपकी आवाज बंद हो जाएगी। आपने शुरुआती बात करते हुए एक बात कही कि सच की बात हम कहने की हिम्मत तो कर पाए। मुझे गुरु नानक की वो बात याद आती है, सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला। अब ये सच कहने का मौका है, और अगर आज हम सच नहीं बोलेंगे तो कब सच बोलेंगे, ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि इस हालात में हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो दिमाग से सोचते हैं, जनता के लिए सोचते हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, जिनको सत्ता की भूख नहीं है, जो सत्ता के पीछे दौड़ नहीं रहे, तो वो क्या करें। या तो वो उलझ कर मर जाएं, या तो उलझ कर उन लोगों के साथ चले जाएं जिनका कोई लेना देना गणतंत्र के साथ, लोकतंत्र के साथ नहीं है, केवल लोकतंत्र का दिखावा है। मेरा ये कहना है कि इस चुनाव में हम सबको एक फैसला करना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। उसके लिए हमारा ये मेरा मानना था, और ये मैं मानता भी हूँ। जैसे 2018 में मैंने कोई किसी दल से तो नहीं, पर मुझे खुशी हुई कि लोगों ने हमारी तरफ बड़े आगे आए, चाहे वो मुस्लिम था, चाहे सिख था, चाहे हिंदू था, चाहे किसी भी धर्म से और समाज से था। मुझे अच्छा लगा कि सब लोग हमारे साथ चले। इसका मतलब है लोग लोकशाही को पसंद करते हैं, जनता के सेवक को पसंद करते हैं, दलों के सेवकों को पसंद नहीं करते, क्योंकि दलों के सेवकों के हालात ऐसे हैं कि उनका कोई पता नहीं। आज अभी मनोज जी कह रहे थे, आज इस दल में है, कल को दूसरे दल में चले जाएंगे। उनका ना तो कोई विचारधारा का सवाल है, ना कोई और है। और एक दल जो हमारे सिर पर आकर बैठ गया है, उसकी समस्या बहुत अजीब है। उसकी विचारधारा देश के लोकतंत्र के साथ मिलती नहीं, जो इस समय सत्तासीन है। अब उसके विचार को देखें, या तो सब लोग हम उसका मुकाबला करें। अगर हम उसका मुकाबला नहीं कर सके तो उसमें तो गणतंत्र या लोकतंत्र की बात कही नहीं जा सकती। वो तो ऊपर से आया, ऊपर से बैठ गया, ऊपर से चला गया। इस सिचुएशन में हम लोगों को कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। आज ये पहला मौका है जब आपने इस विषय पर इस बात को उठाया है। मैं ये समझता हूं कि इस पर गहन चिंतन होना चाहिए। इलेक्शन होगा, ये भी हो जाएगा, आगे भी होगा या नहीं होगा, ये सवाल आगे के हैं। मैं आज की बात करता हूं कि आज हमें क्या करना चाहिए। आज हमारे सामने मेरा सवाल ये बिल्कुल नहीं, अब जैसे कई दलों में आपस में फुटअव्वल है, आपस में कोई सारे एक साथ गठबंधन में नहीं है। पर मेरा ये जरूर है कि कम से कम हम लोगों को, चाहे हम 4 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, अब गांधी चले थे या गुरु नानक चले थे, कि उनके साथ कोई भीड़ तंत्र नहीं चला था कि भीड़ तंत्र चल पड़ा था और उन्होंने ये सारे काम कर दिए। आवाज उठती है और वो आवाज उठेगी। मैं ये समझता हूँ कि हमको कम से कम एक जगह पर खड़े होकर अपनी बात कहने का एक मंच लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। हम वोट ना मांगे, हम ना कहें कि हमें वोट दे दो, हमें भी पता है कि हमने किसको वोट देना है। तो कम से कम अपनी बात कहने के लिए कोई मंच आपको सजाना पड़ेगा, ताकि आप अपनी आवाज कह सके, और उस पर हम सबको एक तय करना पड़ेगा कि हमारी आवाज क्या होनी चाहिए। मेरा ये कहना। जी, आदित्य स्टूडियो में राकेश जी बैठे हुए हैं, चेहरा नहीं दिख रहा है। आदित्य, राकेश जी और निवीर जी बैठे हुए हैं, फ्रेम में नहीं आ रहे हैं। आदित्य, आवाज जा रही है क्या? निवीर जी और राकेश, हेलो। जोगेंद्र जी, और तब तक जो है
सीधे तौर पर दया जी ने कहा है कि बहुत निराशा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर हम लोग 30-40 बौद्धिक समूहों को एक जगह, ठीक है असहमतियां हैं और कोई तो नए-नए आए नहीं है, सबके अपने-अपने स्कूलिंग है, बात रखने का और निराश हताश होने का नहीं है। और मनोहर जी जो बार-बार कह रहे हैं जनता को लेकर के, कहीं न कहीं जब हम लोग बात रखते हैं, हम क्या हमसे मैसेज लेगा? हम कह क्या रहे हैं? हमसे क्या ध्वनियाँ निकल रही है परिवर्तन की? और हम नहीं कर सकेंगे, हम विज्ञान दे सकें तो कोई अब तकनीक पैदा कर सकता है, एप्लीकेशन बना सकता है। यह तो सूत्र तलाशें, उस आग को तो जिंदा रखें कि परिवर्तन की आग क्या होगी, या हम उसमें झुलस करके मर जाएंगे या जीवन को उस पर सेकेंगे। डॉक्टर योगेंद्र, अब दूसरे चरण में आप क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, ये है कि देखिए, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र है तो लोग के सपनों के बारे में, उसकी ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा सोचा जाना चाहिए। 70-75 सालों में ये हुआ कि जिसको चुनकर भेजा, उससे मिलना मुश्किल है। जो नौकरशाही है, वो जगह-जगह अपने को सुरक्षित कर रहा है, दीवारें उठा रहा है, घर उठा रहा है। जो थाना है, उससे जनता को बेदखल किया जा रहा है। तो जनता को अपनी बात कहने का, जहाँ-जहाँ वो कह सकती थी, जहाँ अपनी बात बोल सकती थी, रो सकती थी, वहाँ रोने की स्थिति भी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि जनता की ओर से बात नहीं करना चाहिए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इतने वर्षों के बाद एक हिस्सा, जनता का एक हिस्सा कैसे भ्रष्ट हो गया? पैसा लेके वोट कैसे कर रहा है? पैसा तो कोई दिया उसको, उसकी चेतना में ये बात बैठाई गई कि तुम्हारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, तुमको शिक्षा-दीक्षा, तुमको खाना-पीना, तुमको रहने का जगह नहीं दे सकते हैं, तो फिलहाल जितना दे रहे हैं उतना लो और वोट दो। ये किसने किया? नेताओं ने ही किया, जिसको हमने चुनकर भेजा। जनता तो भ्रष्ट नहीं हो गई अचानक। तो ये अगर जनता का बहुत बड़ा हिस्सा ये कर रही है, तो किसने किया ये काम? और उसके बारे में अगर बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है आज की तारीख में चुनाव के बारे में बात करनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है। जो कह रहे हैं उसको नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, समझना जरूरी नहीं है। क्या इशू है, क्या मतलब, हमें बिल्कुल नहीं, आप बीच में टिप्पणी, हाँ। किसी को आज कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर सुन सकते हैं तो सुना जाए। हाँ, आज कोई टिप्पणी किसी पर नहीं करेंगे व्यक्तिगत। हम लोग बात समझ में हम लोग कर रहे हैं उसको। जी योगेंद्र जी। ये है कि जो सामने है, जो दिख रहा है आंखों के सामने, अगर देखना नहीं चाहते हैं तो मत देखिए, लेकिन वो चीजें रुकने वाली नहीं है, वो है और उससे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चुनाव में भ्रष्टाचार है और इसलिए एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालते तो दिनों दिन, आज करोड़ों रुपया है, कल अरबों से खरीदा जाएगा और खरीदने वाला बैठा हुआ है, तो सवाल है लोकतंत्र रहेगा कहाँ? लोकतंत्र तो पैसा तंत्र हो गया। तो पैसे तंत्र से निकालने के लिए क्या आप सोचेंगे नहीं? क्या बुद्धि सिर्फ इतनी बातों के लिए है कि हम इसका समर्थन करें, उसका विरोध करें? क्या कोई रास्ता नहीं निकलेगा? रास्ता नहीं निकलेगा, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। जैसे अभी मित्र लोग कह रहे थे कि इनको जो सत्ता में है उसको लोकतंत्र मतलब नहीं है, उसका प्रशिक्षण नहीं होता है उस तरह से, तो वो बैठे हुए हैं। तो लोकतंत्र से कितना प्यार हो सकता है? चुनाव को अगर शुद्ध चुनाव नहीं हुआ और चुनाव इसी तरह से भ्रष्ट तरीके से होता रहा तो लोकतंत्र को बचाना संभव नहीं होगा। शेष मित्र आ गए हैं, हम उनके लिए अपनी बात जी 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 निविर जी आप ऑफ हो गए थे, पता नहीं सुन पाए कि नहीं सुन पाए, आप अपनी बात रखें। हाँ बाबा, विषय तो इतना अच्छा था, दिलचस्प था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अपने साथी वक्ताओं की बात नहीं सुन पाया। अभी डॉक्टर योगेंद्र से सुन रहा था तो मुझे लगा कि जो मूल विषय था हम लोगों का, हम लोग चाह रहे थे कि डॉक्टर योगेंद्र तरह के विचारवान लोग जो लगातार चिंतनशील हैं और परिवर्तनकामी हृदय के हैं, व्यक्ति हैं, तो उनसे हम ये जानना चाह रहे थे कि उनके दिमाग में कौन सा वो उपाय आता है। अगर हम लोग अभी भी हम लोग हाइपोथेटिकल हेतु मजबूत काल में ही बात करेंगे तो वैसी बातें तो होती ही रही है।
कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो डॉक्टर योगेंद्र ने जो बात कही बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई प्रतिपक्ष नहीं रह पाया, एकता, विपक्षी एकता नहीं बन पाई, तो लोकतंत्र का बचना मुश्किल है, वो नहीं बच पाएगा। यह तो सत्य है, लेकिन इसके लिए अभी जो गिवन कंडीशंस हैं, यह हम लोगों ने प्रिज्यूम किया कि हम सब उससे वाकिफ हैं और लगातार उसकी चिंता और चिंतन कर रहे हैं उसके बारे में। तो हम लोगों के दिमाग में कौन सा उपाय आता है? तत्काल मुझे ऐसा लगता है, अभी विजेंद्र जी को उनका थोड़ा सा वक्तव्य मैंने सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा बोलने से अगर बात बनती होती तो बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हुए हैं, उन लोगों ने दुनिया बदल डाली होती। ये सही बात है, अगर केवल विमर्श से कुछ हुआ होता तो ऐसे विमर्श रोज हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर मुझे याद आती है बात कि देखिए, कला से, कविता से, वक्तव्य से, आपकी अभिव्यक्ति से कितना कुछ हो सकता है। शिव ने जब विनाश का प्रण लिया तो तांडव करने लगे। रामधारी सिंह दिनकर नृत्य करने की बात करते हैं, कहते हैं झन 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 झनन झनन पायल की पहली झनक, सृष्टि में कोलाहल छा जाता है, पढ़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल उधर दब जाता है। ये क्रांतिकारिता नृत्य से क्रांति का आगाज कर रहे हैं। तो पहल होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए। मुक्तिबोध कहते हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे, मठ और गढ़ सब। अपने चिंतन के कैद खाने को भी तोड़ना पड़ेगा, मठ और गढ़ सब, जाना ही होगा दुर्गम पर्वतों के उस पार। मुक्तिबोध तो कविता ही में बातें कह रहे हैं, लेकिन उनकी क्रांति चेतना को कोई चुनौती दे सकता है क्या? मेरा तात्पर्य यह है कि हर कोई, मुझे स्मरण आता है राम रावण युद्ध का भी, सीता का अपहरण हुआ है और तमाम प्रकार के विचार आ रहे हैं, लोग कैसे योजना बनाई जाए, और उसमें हर किसी की भूमिका है। गिद्धराज की भूमिका आपने देखी, हनुमान जी की भूमिका आपने देखी, फोकस थे। हाँ, जब फोकस, उनको लक्ष्य पता चल गया, जब बहुत उत्साह में आए, तो विमल जी और योगेंद्र जी, दया जी की तरह से जो प्रबुद्ध सेनापति थे, उनसे उन्होंने पूछा, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। किसी भी काम को करने के लिए फोकस्ड होना पड़ता है। जामवंत ने इतने ही उन्होंने कहा कि तुम में सब चीज है, बल बुद्धि विज्ञान सबसे निपुण हो, लेकिन अभी तुम्हारा काम ये है, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। तुम्हारा काम इससे ज्यादा नहीं है। उसकी भूमिका, और कहते हैं कि पुल निर्माण में एक गिलहरी भी बहुत उत्साहित थी, उसके बस में क्या था, तो वो जाती थी और बालूका राशि पे अपनी पूंछ फटका ये करती थी, उसमें जो बालू के कण सट जाते थे उसको जाकर के पुल पर झाड़ लेती थी, लेकिन उसके योगदान को भी सराहा गया। तो परिवर्तन का इतिहास बताता है कि जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तनकामी चेतना अगर जीवित है तो बदलाव आकर के रहेगा, बेहतर बदलाव की गुंजाइश हमेशा बची रहेगी। तो हम
यह चाह रहे थे जी कि अपने साथी वक्ताओं के पूरे अनुभव का लाभ लिया जाए। और हाँ, ठीक ही कहा योगेंद्र जी ने कि इसमें चिंतन के लिए भी पर्याप्त वक्त देना चाहिए द डायलॉग को, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है कि फौरी तौर पे इसका कोई जवाब दे पाना और वहीं पे चैप्टर क्लोज कर देना, तो मैं चूंकि जैसा विजेंद्र जी से बातचीत हुई थी उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक श्रृंखला हम लोग बनाना चाह रहे हैं और चिंतन भी चलता रहे और उसकी अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठा करके भी हम लोग द डायलॉग से सच बात कहें, जी ये मेरा आग्रह है। जी तो अब चूंकि आज के पूरे विमर्श में कौन सारी बातें आई, अब मैं जी रिकॉर्डिंग देखूंगा तो उसके बाद, जी और आशा करूंगा कि यह श्रृंखला चले, कल परसों फिर इस पे हम लोग जुटे और जहां जी आज बात खत्म होती है वहां से बात को आगे बढ़ाया जाए। जी जी। विजय और जी। डॉक्टर राकेश रफीक, मुझे याद है कि संवाद प्रक्रिया आप और डॉक्टर योगेंद्र सब मिलकर के शुरू किए थे और उसमें तमाम प्रकार के विचारों के लोग, तमाम प्रकार के संगठन के लोग, एक गैलेक्सी आप लोगों ने खड़ा किया। लेकिन भूलें क्या हुई है, कारण क्या रहा है, क्या चालें होती है साम्राज्यवाद की और किस तरह से बनती हुई ताकत बिखर जाती है राजसत्ता के सामने में। आपने डायलॉग प्रोसेस को शुरू किया था, फिर से हम लोग डायलॉग को पुरानी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना। गलतियां होगी, जो जिंदा लाशों से कोई भूल नहीं होती है, जो जिंदा कौम होता है भूलें वहीं से होती है। फिर हम नई गलती करने के लिए आगे बढ़े। द डायलॉग एक मंच सजा है, यहां से कोई स्वर पैदा हो और ताकि लोगों को इंतजार हो कि वहां बहस क्या हो रही है, वहां सृजन के तत्व क्या है। तो हम सीधे तौर पर समय ना लेते हुए आपके पास हम आना चाहते हैं, डॉक्टर राकेश रफीक। देखिए, पहले तो बहुत लोकतंत्र की बात हुई। एक बात समझ लें कि दुनिया में शोषक और शोषित, किस देश में कौन शोषक है कौन शोषित है इसका एनालिसिस होना चाहिए। और उन वर्गों के अंतर्रोध में जो ये नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी है, ये इम्प्लीमेंट करती है शासक वर्गों की बात को। तो भारत में अगर कुछ करना है तो आपको ये समझना होगा कि अंग्रेजों ने जो शासन तंत्र बनाया, अंग्रेजों ने जो वैचारिक तंत्र बनाया कि हम लोग कैसे सोचें, उसी पे अधिकांश लोग आज तक खड़े होते हैं। और अगर उसको तोड़ने का साहस नहीं है तो हमारी कोई लड़ाई असली दुश्मन से नहीं हो पाती। हम लोग पहले एक चर्चा सामंतवाद की आती थी, सामंतवाद से लड़ना है। मैं निजी अनुभव से बता रहा हूं कि सामंतवाद से लड़ते हुए, खूब लड़ते हुए भी ये तो खतरा होता है कि सामंत हमें कोई राजा महाराजा मरवा दे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का ये खतरा नहीं होता है कि अगर हमारे साथ लोग हैं तो वो हमें क्रैश कर। तब मेरी समझ में ये बात आई कि सामंतवाद के जो तत्व भारत में बचे भी हैं उन्हें समाप्त कर लीजिए। दया जी फ्रेम ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा अशोभनीय लगता है। हाँ जी जी। उनके खिलाफ कोशिश पूरी पूंजीवादी तत्वों की भी है कि ये खत्म हो जिससे निर्बाध पूंजीवाद बह सके, और भारत का पूंजीवाद यानी साम्राज्यवाद के इशारे पे काम करने वाला। अब इस बात में जरूर अंतर आया कि दुनिया की वो ताकतें कौन सी थी। पहले इंग्लैंड था, फिर अमेरिका के हाथ में काफी चीज चली गई, लेकिन सोवियत संघ पे आने के कारण कुछ बैलेंस हुआ। लेकिन 92 से हम लोग एक पोलर वर्ल्ड में फिर गिर गए। तो यहां मैं देखता हूं कि जब हम साम्राज्यवाद से लड़ते हैं तो जरूर ये खेल होता है कि जैसे ही आप ताकत बनवाओगे वो ताकत बिखेर दी जाए। और इसके लिए कोई अमेरिकन आएगा ऐसा नहीं जरूरी होता। इसके लिए यही हमारा सिस्टम जो है उस बात को करता है। तो हमारा जो अनुभव रहा है, जो संवाद प्रक्रिया की आप बात कर रहे हो,
संवाद प्रक्रिया चलती रह सकती थी बहुत अच्छी ढंग से, लेकिन संवाद प्रक्रिया में 2-3 चीज हमने बनाने की कोशिश का निर्णय लिया और वो 2 काम नहीं हो पाए, केवल एक ही काम हो पाया, युवा भारत बनने का। लेकिन युवा भारत एक ऐसा जीवन संगठन बना कि जिसने साम्राज्यवाद से सीधी लड़ाई लड़ी। अपनी चुनौतियों से, जो मोदी से कह रहे हैं, आपको याद होगा युवा भारत पहला संगठन था जिसने गुजरात में, जिसके नौजवानों ने जाके मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जब तक सोनिया गांधी भी नहीं बोली। तो ये साहस और इस चुनौती के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस संगठन को बखेरा जाए। अब जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि चीजें कहां से आ रही हैं, क्या हो रहा है, और छोटे छोटे कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ के आपस में ही लड़ जाते हैं, तो उन नादानियों से चीजें खत्म हो जाती हैं। अभी तक ऐसे लोग नहीं आते सामने। मैं दूसरी बात कहूंगा कि युवा क्रांति फिर संगठन हमने एक बनाया, और युवा क्रांति संगठन में बहुत सचेत थे हम कि भाई कौन तोड़ेगा, क्या होगा। तो जैसे ही हमने ग्लोबलाइज इसके खिलाफ, भूमि अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई को संयोजित किया, और लड़ाई संयोग से हम लोग 1 साल लड़ते हुए एक जीत किया। बहुत से किसान संगठन शामिल हुए, नाम किसका हुआ नहीं हुआ ये बात नहीं है, लेकिन वो मोदी को पीछे हटना। अन्ना हजारे भी उसमें शामिल हुए। तो उसके बाद युवा क्रांति में जो छोटा सा संगठन था जिसमें 15-20 नौजवान केवल युवा क्रांति को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन दिल्ली में थे, तो उस संगठन को बिखेर दिया गया, समाप्त हो गया। अब देश में आशा की किरण कहाँ है, और आपकी बौद्धिकता को जवाब क्या खोजना है। तो 80 के दशक में किसान आंदोलन इस देश की एक उभरती हुई ताकत थी जो सत्ता को चैलेंज दे सकती थी। तो हम लोग टिकैत के साथ खड़े थे। अब फिर एक किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। ये किसान आंदोलन जो है इतना ताकतवर ढंग से खड़ा हुआ कि अगर इसका सही नेतृत्व होता तो हम लोग जो है इसमें कुछ और आगे जीत ले सकते थे। लेकिन जितनी भी जीत हासिल हुई, उसके साथ ही चुनौती आज भी खड़ी है कि चुनाव से जस्ट पहले किसान आंदोलन एक नए चरण में पहुंच गया। वो WTO की बात करने लगा, और जैसे ही उन्होंने WTO की बात की तो हमें 92 का वो दौर याद आ गया जब आजादी बचाओ आंदोलन की कॉल पे भी लाखों लोग वोट क्लब पे इकट्ठे हुए। और आजादी बचाओ आंदोलन ही नहीं, जो देश के मजदूर संगठन थे, रेलवे मजदूर से लेकर तमाम लेफ्ट के थे, उन संगठनों के भी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, और सरकार घबरा उठी। और घबरा उठी तो एक डिजाइन आ गया साहब, इधर बाबरी मस्जिद टूटती रही, उधर डंकल प्रस्ताव तो साइन होगा WTO। तो अभी हमारे देश में चुनौती, चाहे आम जनता के सवाल पे क्या समझाना है, समझाने से संगठन नहीं बनते हैं, हमें लड़ना पड़ता है क्या। और वही राजनीतिक नेताओं की मजबूरी समझिए आप कि गांव में अगर हम रहते हैं तो हमें पुलिस के सिपाही से, लेखपाल से, जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसके द्वारा जो शोषण हो रहा है आम आदमी का, उससे आप लड़ोगे तो आपका नेतृत्व बनने लगेगा। राजनीतिक नेता चूंकि अपने साथ इर्द गिर्द रहने वालों को कुछ मदद दे पाते हैं ब्यूरोक्रेसी की मदद से, इसलिए उनका वोट बैंक बनता है। फिर जाति धर्म की बात आ जाती है तो वो तो लोगों की चेतना में फैलाया ही जा रहा है अंग्रेजों के जमाने से, उस पर लोग खड़े होते हैं। तो सवाल उस पराक्रम का है जिस पराक्रम से लोग ये आशा करने लगे कि आपका समूह देश को परिवर्तित कर सकता है। जी, अगर वो पराक्रम नहीं है, उसकी कोई योजना नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। आप जानते हो कि मैं डायलॉग में तो पहली बार वैचारिक बातचीत में उतरता। क्यों? क्योंकि एक्शन ही एक्शन है। तो हम ये जो चला था अन्ना आंदोलन, हम कभी नहीं बैठे जाते। क्या बैठेंगे 2 मिनट के लिए लोग बहस करेंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप जो सोच रहे हैं संवाद प्रक्रिया की बात, वो एक अच्छी बात है। और 2024 में कौन जीतेगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात उतनी है नहीं, क्योंकि जितने लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, RSS से 10 साल से लड़ रहे हैं, वो सब उसके खिलाफ जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। जिसमें जितना दम है वो कर रहा है। लेकिन कोई भी जीतेगा उसके बाद लड़ाई कौन है, और उसके लिए संवाद चला के एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि उस लड़ाई के योद्धाओं के साथ उस
WTO से किसानों को बाहर लाने की लड़ाई लड़े, क्योंकि MSP मिलेगी नहीं जब तक आप WTO से बाहर नहीं आएंगे। जी जी सीधा मामला है, ज्यादा सोचने की बात है। जी राकेश सर, मैं मनोज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अब हम लोग जो है जो मित्र नहीं बचे हुए देखिए नहीं देखिए ये तो मतलब कि मुझे लग रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या कहलवाना चाहते हैं, बड़ा ही क्लियर कंफ्यूजन दिख रहा है। भाई जनता की बात कर रही है, क्या बाकी लोग जन विरोधी हैं? अरे सारी बात ही जनता के लिए हो रही है, तो बार बार उसका हम स्वांग क्या रच रहे हैं जनता को लेकर के। और एक चीज मैं बता दूं, विधायिका में जो MP और MLA होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के पब्लिक के प्रति केवल उसकी अकाउंटेबिलिटी है। कार्यपालिका अपने पॉलिटिकल मास्टर के प्रति अकाउंटेबल है। जुडिशियरी मुद्दे और मुद्दई यानी कि जो केस करता है और जिसके खिलाफ केस हुआ है केवल उसके प्रति अकाउंटेबल है। एकमात्र मीडिया जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, 32 साल जिसके लिए समय दिया, वह केवल जनता की पैरोकारी करती है। इसीलिए जोगेंद्र जी क्या कोई कंक्रीट तो बात बोले नहीं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहलवाना चाहते हैं? क्या डायलॉग एक विमर्श का ही मंच है ना? क्या डायलॉग का आपने बगल के नाम नहीं, एक सेकंड थोड़ा कह लेने दीजिए, नहीं कह लेने दीजिए। डायलॉग का नाम तो द रिसर्च तो हुआ नहीं है। अगर रिसर्च की बात करेंगे तो मेरे पास तो रिसर्च ही रिसर्च है हजारों। रह गया वक्ता का काम डांस करना नहीं है और ऑथर का काम एक्टिंग करना नहीं है। नाना पाटेकर अच्छे वक्ता है, आपने बढ़िया एग्जाम्पल दिया। तो क्या पार्लियामेंट में वो लोग जो बोलते हैं क्यों नहीं वो इंडस्ट्री का काम करते हैं वहीं पर, क्यों नहीं खेती का काम करते हैं? ये सवाल बड़ा पुराना सवाल है। जिसका जो काम है वो वही करेगा और सबके फील्ड बने हुए हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बना हुआ है और सब इंटर रिलेटेड है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नेताओं के पास क्या गुण है सिवाय बकबक करने के अलावा? न उनके पास न ज्ञान है, न सिस्टम की समझ है, न कानून नियम, न विजन, न कोई दर्शन। कुछ लोगों के पास होता है जो सुपर प्लेयर होते हैं उनके, और सारी चीजों को नियंत्रित करते हैं भेड़ बकरे जैसे फॉलोवर को बिठा करके। तो अगर आप कोई प्रतिपाद्य विषय चुनते हैं तो उसकी दिशा और दशा तय हो, हवा में बात किया जाए। अब जैसे राकेश जी ने अपने इस विषय के बहाने किसान आंदोलन और विदेशी उपनिवेशवाद के पैटर्न के खिलाफ बोला। आपको बोलना है मनोज जी, एक बात समझ लीजिए। आज हम लोगों ने तय किया है कि हमारे पास में जो नैरेटिव्स है, हम किसी को मैं समझ गया। मैं कुछ नैरेटिव बताऊं, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ नैरेटिव बता रहा हूं आपको। देखिए मेरी नैरेटिव ये है कि जो हम लोग कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई लड़ते हैं, पहली लड़ाई उसका वो केवल रिफॉर्मिज्म होना चाहिए, सुधारवाद होना चाहिए, क्योंकि सुधारों की खिड़कियां नहीं खुलेंगे तो हम जड़ हो जाएंगे। दूसरी नैरेटिव सुनिए, हमारे पास कोई पाखंड नहीं होना चाहिए, केवल और केवल जो है ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता होना चाहिए। तीसरी यूनिट जो है, हमारे पास केवल जुमले नहीं होना चाहिए और भाषण, हमें रियल लाइफ के इश्यूज होने चाहिए। और चौथी नैरेटिव में बता रहा हूं, हमारे केवल जो है ना स्लोगन नहीं होने चाहिए, हमारे पास केवल स्लोगन नहीं होने चाहिए, हमारे पास आइडियोलॉजी बेस्ड चेंज का पूरा एक तरह से फॉर्मेट होना चाहिए। हम किसी को गुमराह न करें बल्कि लोगों को सही राह पर लेकर के चले। अगली आप नैरेटिव अगर सुनना चाहते हैं तो यथा स्थितिवाद नहीं होना चाहिए, हमेशा गुड गवर्नेंस, गुड पॉलिटिक्स, गुड इकोनॉमिक्स, गुड सोसाइटी और हमेशा एक मूविंग कल्चर होना चाहिए। तो बातें तो कई सारी हैं, लेकिन आप जब विमर्श करते हैं तो विमर्श का कोई एक मुद्दा रखिए। और ये हम बोलने के लिए ही आए हैं, हम लोग ये ड्राइंग दिखाने के लिए नहीं आए हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे कि एक तो यह है विजेंद्र जी एक मिनट में मनोज जी की जो दुविधा है, जो संशय है, वो उसको दूर कर दे रहा हूँ। आज का विमर्श हम लोगों ने तय यही किया था कि चूंकि पाश को याद करते हुए हम लोगों ने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, और हम खुद को विकल्पहीनता की स्थिति में, हम में से हर कोई, हर साथी यह महसूस कर रहा है कि मोदी को हटाओ या मोदी को जिताओ। अरे तो उसी पर डिबेट करिए ना, बात को घुमा फिरा कर करने का क्या मतलब? विकल्प नहीं, डिबेट नहीं। डिबेट का आज का विषय यह था कि हर वक्ता, हर साथी अपने
अपने तई ये बताए। एक हेलो, जी जी हाँ हाँ सुनाई आवाज दे मुझे रहा मिल रही है। है? मिल रहा है। तो वो बताए कि उसके क्या सपने हैं, वो आज की चुनौती को किस रूप में देख रहा है। उसके लिए क्या यह चुनौती है कि मोदी तानाशाह होते जा रहे हैं तो और टॉपिक मोदी को एक तय हटा करिए देने ना, से दूसरा बात जो को आएगा घुमा नहीं फिरा मनोज जी तानाशाह बनेगा? कंफ्यूजन, मनोज जी को पहले या बताया गया था, मनोज जी प्रश्न ही मैंने नहीं समझ आपसे पाए चर्चा भी ये। की कि आपके पास जिस तरह के ठोस सुझाव हैं, उन सुझावों को आप सामने तो रखें। आप जैसा कि आप नहीं, करते सुझाव हैं, लेकर लोग आए, आज भी बिल्कुल हमारे आपने पास तो अपने सुझाव ही, नैरेटिव्स को, हमारे पास तो सुझाव आपकी ही आवाज सुझाव है। मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है, माफ करेंगे, थोड़ी देर में उसको कनेक्ट करूंगा मैं अपनी बात कर दे रहा हूं। और तो आपने बहुत अच्छी बातें कही और बाकी लोगों से भी यही अपेक्षा की जा रही है कि आप क्या चाह रहे हैं आज की परिस्थितियों में, और इसकी अगली श्रृंखला ये होगी कि उसके लिए आपके पास अपना रोड मैप क्या है। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर, वो बहुत रोड सुंदर। मैप हम अगर लोग ये है तो बताएंगे, शेयर बहुत शानदार। करेंगे एक दूसरे से। मेरे लिए तो और तब भी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग उस है अगर रोड ऐसा है। मैप को मनोज जी, हम मनोज जी, अधिक मनोज से जी। अधिक लोगों तक कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इस पर हम जी लोग विमर्श करेंगे। जी जी तो जी आज के विमर्श की सार्थकता या उपादेयता यही है कि जी हम में से हर साथी को यह अवसर है कि वो अपने सपनों को शेयर करे। किस तरह का समाज, किस तरह की राजनीति, किस तरह के का भविष्य और किस तरह का वर्तमान हम चाह जी रहे जी हैं, निविड़ जी, समय इसको हो गया है, शेयर एक एक करना मिनट हम यही लोग, मकसद विमल था जी और मैं दयारी सवाल, सही विमल जी, करता विमल आगे जी। विजेंद्र जी मैं सही तो अपनी दिशा में बात इसका कह चुका हूँ, मतलब जी मैं संयोजन कर अपनी रहे बात हैं। कह चुका हूँ। इसलिए आप इस संक्षिप्त में ये है, भ्रम में न रहें कि बिना किसी दिशा और दशा जी को जी तय किए जी हुए विमल जी बोल रहे हैं, इसमें निविड़ जी, विमल जी बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात पहली राउंड में ही कह चुका जी हूँ, जी उसके अर्थ निकालिए। दूसरी बात ये है कि इसके जो बहस हो रही है उसके केवल सकारात्मक पक्ष लीजिए। किसी ने अगर कुछ गलत कहा है उसको छोड़ दीजिए, उस पर बैठ लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन सकारात्मक पक्ष लेकर ये जो बुद्धिजीवी जैसे निवड़ी जी जो कह रहे हैं, अब सबसे बड़ी बात उन्होंने कही मुक्तिबोध की बात कि सारे गढ़ तोड़ने होंगे, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे। तो कुल मिलाकर बुद्धिजीवियों का जो संयुक्त मोर्चा, ये जो बुद्धिजीवी यहाँ है या कहते हैं अपने को, और वो बुद्धिजीवी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भी है, उनका संयुक्त मोर्चा आज के समय में फौरी, हमने कहा था दो काम है, एक फौरी काम, एक दूरगामी काम। तो फौरी काम सपने के लिए क्या है कि हम सब कटुता विरोध के बिंदुओं को बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। आज के फौरी काम को हम चुने, उस पर संयुक्त रूप से रेखा बनावे और उसके लिए कुछ जमीनी काम करें। जी जी और दूरगामी काम सभी का एक ही है, जो हमने बताया, वेद से लेकर आज के चिंतक तक का, चाहे वो किसी भी धारा का चिंतक हो, कि इंसानी गैर बराबरी का खात्मा हो। तो हम आशा करते हैं, लेकिन एंकर महोदय से भी एक विनम्र निवेदन है कि अपनी सीमा वो लांग जाते हैं। अब वो अगर ये जी। कहते हैं कि केवल वक्तृता से कुछ नहीं होता है, तो बिना वक्तृता के क्या होता है? केवल नहीं, जिसका जो काम है वो करेगा। वक्तृता और जो ये तमाम काम है, लेखन, रंगमंच, नाटक, अभिव्यक्ति के जितने साधन है, वो सब अपनी अपनी भूमिका का इतिहास में निर्वाह करते हैं। और जी उसके बाद संयुक्त रूप से जो लड़ाई लड़ी जाती है, उससे व्यवस्था परिवर्तित होती रही है और आगे भी होगी, ये जी। विश्वास हमें करना चाहिए। जी धन्यवाद। दया जी चलते चलते। हाँ जी, हाँ जी, मेरा ये कहना है कि हाँ, सबकी बात सुनी, मेरा केवल एक कहना है कि इस समय ये जो चुनाव होता है, ये एक फेस्टिवल होता है, उसमें आप अपनी बात कह सकते हैं। कम से कम एक सीट पर हम सबको एक मंच मिले और उस पर लोगों के सामने जाएं, तब आपको पता लगेगा कि हम चाहते क्या हैं और लोग क्या चाहते हैं। जब तक उस दलदल में आप नहीं जाएंगे,
तब तक आप कोई निर्णयजनक स्थिति पर पहुंच नहीं सकते। और ये मौका है, मैं समझता हूं कि हम कम से कम एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारें और हम सब मिलकर ये बात कहें, वोट का सवाल नहीं है, वोट ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आप अपनी बात तो कह सकेंगे आम जन के सामने। मेरा ये बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, आप आए हैं और यह 1 घंटा में हमारे 6-7 साथी बैठे हुए हैं, कोई सूत्र लेकर के आते नहीं है यहाँ, तो केवल यह है कि हम अपनी प्रतिबद्धता को लेकर के हमारे हिस्से का रास्ता क्या होगा। निश्चित रूप से समाज देखना चाहता है कि विमल त्रिवेदी जी, राकेश रफी जी, डॉक्टर योगेंद्र मनोज के पास में सपना क्या है, कैसा समाज वो रास्ता दिखावे, उस पर बहुत दिन तक बातें होगी। जो उनकी चर्चा है, जो विमल जी का चिंतन है, सभी मित्रों का चिंतन अपने अपने हिसाब से बेहतर चिंतन करते हैं। हमने इस मंच की आज ही तय किया था कि किसी भी स्थिति में हम किसी मित्र को खारिज नहीं करेंगे, सबकी बात सुनेंगे। यह सिलसिला जारी रहेगा, यह सीरीज है। नमस्ते, शुभ रात्रि। बहस में बने रहिए और बहस अगर अच्छी लगे तो इस बहस में आप शामिल होइए और साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद बाबा।